एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो एसएसटी की क्लास है और कंटेंट वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था वही वाला है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हम इस पूरे क्वेश्चंस को करेंगे एंड साथ में अब मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि सीडीपी, ईवीएस, मैथ, हिंदी, इन सभी की क्लासेस कल से अब आपको डेली देखने को मिलेगा। मतलब सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। कंटेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारा डिस्कस करा दिया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप सभी को कुछ टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट करा दूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत पास में है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक 1000 लाइक्स का टारगेट नहीं है और 3000 लोग देख लेते हैं बट 1000 लाइक्स नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक ज़रूर करिए। लाइक से बस मोटिवेशन मिल जाता है तो अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें लिखा है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। मतलब जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड जो है ना आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें से कौन सा होगा? क्या आपका शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र, टुंड्रा, शीत कटिबंधी या फिर उष्ण कटिबंधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टुंड्रा क्षेत्र, मतलब टुंड्रा रीजन। यहाँ पर ना आपको बहुत ही लिमिटेड जो है ये नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब ये है एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन। 2 कथन दिया गया है और दोनों में से बताना है क्या सही है। लिखा हुआ है कि महासागर का जो जल है लवणीय एवं खारा होता है, मतलब सॉल्टी होता है। तो ये तो आप सभी जानते हो, बहुत ज़्यादा नमक होता है। आप हल्का सा भी जो है इनटेक नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा खारा होता है। मतलब सॉल्टी, नमक की मात्रा बहुत होती है। इसका कारण क्या, क्यों आखिर में इसमें नमक होता है? क्या आपने सोचा है? क्योंकि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, इसी वजह से। तो दोनों बातें एकदम सही लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत ही लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व जो है इसमें सॉल्ट्स, मतलब नमक होते हैं, जिसे हम सलाइन या फिर सॉल्टी बोलते हैं। इसी वजह से ये पानी जो है आपको देखने को मिलता होगा बहुत ज़्यादा खारा, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। चलो अब ये रहा हमारा 80। इसमें आपको बताना है पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, आप इसको याद ही करना होगा। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखिए सीटेट तो होता है कि समझ पे आपके आधारित होता है, बट वो हमारी पेडागोजी होती है। आपको ही पता है पेडागोजी समझ पे आधारित होती है ना। बट कंटेंट है, चाहे वो ईवीएस का ले लो चाहे एसएसटी का ले लो, वो आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वो रटनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप पेपर पास कर पाओगे। ये रियलिटी है, ठीक है ना। अब ये पवन के निक्षेपण है, इसमें क्या समझने वाला है पता होगा तभी तो कर पाएंगे ना आप। तो डिपोजिशन फीचर ऑफ द विंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? और ये कई बार पूछा था, इसको लोयस कहते हैं। तो जब भी पूछे ना कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो लोयस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। लाइक्स बहुत कम आता है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो ऐसा कौन सा जगह है जहां पर वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड? बताइए इसका राइट आंसर। तो ये तो बहुत आसान है। मान लीजिए कोई भी स्थान है, ठीक है। मान लो कोई स्थान है, कोई नदी यहाँ पर है, किसी अन्य नदी या फिर किसी अन्य जल राशि में मिलती है, तो हम उसको रिवर्स का माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी मुहाना, ठीक है। तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 82। देखिए इसमें कुछ आपको सूचीबद्ध लक्षण दिए गए हैं, उस पर विचार करके आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वन है इनमें से। अब इन वनों के बारे में कुछ लक्षण दिया होगा, उसी से हम पहचान करेंगे। तो चलो देखते हैं। ये वन सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। तो ऐसा तो सदाबहार वन में होता है, ऐसे ही एलिमिनेट करना है। तो सदाबहार वन जहाँ जहाँ ना हो उसको काट दो, क्योंकि सदाबहार वन में ही सालों भर वर्षा होती है। तो ये खत्म, ये खत्म। अब शीतोष्ण वाला होगा कि उष्ण कटिबंधी, ये देखते हैं। यहाँ पर रोजवुड, आबनुस, महोगनी, इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधी के पास पाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ ना,
भूमध्य रेखा, इक्वेटर यहाँ पर होता है। देखिए जो ये होता है ना हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये वाले जो एरिया होते हैं ना काफ़ी ठंडे होते हैं, और भूमध्य रेखा के आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसमें क्लियर इसने बता दिया है कि ये वन जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधी के पास पाए जाते हैं यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है ना कि शीतोष्ण तो हो ही नहीं सकता, उष्णकटिबंधी के पास पाया जाता है, तो ये उष्णकटिबंधी सदाबहार वन ही तो है, तो चौथा हमारा सही हो जाता है। तो आसान था, बस आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए। 83 इसमें क्या पूछ रहा है, देखो इसमें पूछ रहा है ना कि सतत विकास, सतत विकास का क्या अर्थ है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं। आप हिंदी एक बार इंग्लिश देख लीजिए, क्योंकि पूरा एक बार में स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे ऊपर करना होगा। चलिए, तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम सतत विकास बोलते हैं। इसका एक ही सिंपल सा मतलब होता है कंजर्व ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, यूज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट एंड सेव फॉर फ्यूचर। हम सतत विकास क्यों को क्या कहते हैं कि सभी तरह के संसाधनों का आपको संरक्षण करना चाहिए, हर तरह के संसाधन का जब आपको जरूरत हो तभी उपयोग करो और इसको भविष्य के लिए बचाओ। बट आजकल ऐसा कोई करता नहीं है, सभी लोग उसको इतनी बुरी तरीके से यूज करते हैं जैसे कि हमारे आने वाली जो फ्यूचर है उनके लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। तो सतत विकास का यही मतलब होता है, ऑप्शन नंबर 4। बाकी और कोई मतलब मुझे इसमें बताने वाला लग नहीं रहा है कि ये नवीकरणीय संसाधन, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और ये हमारा 84 क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अग्रणी उत्पादक देश हैं, ये आपको बताना है। मतलब चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द, मतलब सबसे ज्यादा इन चारों में से ना कौन सा वो चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है उत्पादक देश प्रोड्यूस करते हैं, इन चारों में से बताइए। तो आप सब जानते ही होंगे क्या है वो, तो वो है टिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। चलिए 85 का क्वेश्चन देखिए, लिखा है सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि, आपने जानते होंगे ना टेरेस फार्मिंग, हमने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में बहुत होता है। साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू, तो क्यों उठा दिया जाता है, लिखा है ना कि जमीन के टुकड़ों को किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि क्या हो सके, यही तो पूछ रहा है ना कि फसल को कीटों से बचाया जा सके, पानी जो है टुकड़ों के भीतर रुका रहे, खाद बह न जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। अब ये तो याद करने वाला ही है, वो इसलिए हम उठा देते हैं ना ताकि जो पानी है वो टुकड़ों के भीतर रुका रहे, मतलब एकदम पानी को पकड़ के रख, वो क्या करे, पानी जो है जाए ना, मतलब रिटेन वाटर। यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा सही हो जाता है, इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। आसान था, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब ये रहा हमारा 86। देखिए ये सारे 4 पढ़ने, फिर यहाँ से नीचे से मिलान करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें। 86 वाले में पढ़िए, लिखा हुआ है कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं। अब पक्की दुकानें कौन सी होती हैं वो इसमें देखना है। तो पक्की दुकानें तो वही होंगी ना जहाँ के कर्मचारी नियमित हो, डेली आए। अब ये नहीं कि एक दिन दुकान खोल दिया 4 दिन बैठे हैं, वो तो पक्की दुकानें हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ए हमारा सही है, तो ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। जी हाँ, पक्की दुकानें का मतलब यही है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, शहर का और नगर निगम दोनों का। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हो, इसको पक्की दुकान नहीं कहते हैं, और ना ही ये केवल बड़े शहरे में हो, कहीं पर भी हो सकता है ना, बट ये कर्मचारी जो है नियमित हो और पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस हो, तो केवल हमारा इसमें दूसरा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। और इंग्लिश में एक बार आप देख सकते हो, परमानेंट शॉप्स जिसे बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पक्की दुकानें। तो परमानेंट शॉप्स तो वही होंगे ना जहाँ पर हर दिन जो है वहाँ के जो काम करने वाले हैं वो डेली आए। दूसरा सही हो जाएगा। 87, नगर निगम में चुने गए सदस्यों को हम क्या कहते हैं, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलेक्टेड मेंबर्स इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं? क्या हम इनको सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं, पार्षद कहते हैं? देख लीजिए पूरा अच्छे से।
तो क्या कहते हैं बताइए? तो हम उनको काउंसलर्स कहते हैं, जिसे हम पार्षद कहते हैं हिंदी में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे नगर निगम में चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं, तो काउंसलर्स, पार्षद। ओके, 4 हमारा सही हो जाएगा। 88। देखिए, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाने की कोशिश कर रही हूं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है, याद रखना। जो हमारे जो आपके यहाँ पे भी हर राज्य में सीएम होते हैं या फिर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, उनको नियुक्त कौन करेगा? क्या उनको प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय? जी नहीं। जब भी राज्य की बात आएगी ना, तो वहां पर याद रखना राज्यपाल से ही रिलेटेड होता है। तो जब भी सीएम की बात आए या फिर कोई भी अदर मिनिस्टर्स को, इनको नियुक्त करते हैं हमारे राज्यपाल, जिसे हम बोलते हैं गवर्नर। तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, कंटेंट वाले। फिर से कारण और रीजन वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखिए, इसमें लिखा है कथन ए कथन आर, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। ये तो आप सभी जानते हो कि कर्ज के आगे ना इंसान मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए, और किसानों से ज़्यादा इस दुख को कोई समझ नहीं सकता है। जो लोग किसान की फैमिली से आते हैं वो भी जानते होंगे। ये बात एकदम सही लिखा है। रीज़न देखिए, यहाँ पर लिखा है कि दूसरा कथन लिखा है कि छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। ये जो बीच में मीडिएटर होते हैं ना, जैसे किसान वहां पे आपने देखा हो खेत वगैरह में जो है बोते हैं, वो कितने कम दाम पे ही उनसे साहूकार आते हैं, खरीद के लेकर चले जाते हैं, और वही जो साहूकार होते हैं वो मार्केट में हमको कितना महंगा देते हैं। तो नुकसान किसको हुआ? किसान को हुआ, और फायदा किसको हो गया? साहूकार को हो गया। बात दोनों सही लिखा है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन देखिए कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, मतलब किस टाइप के लेबर को कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है। तो क्या बेगार है, अनियमित मतलब कैजुअल है, दिहाड़ी है, असंगठित है। तो अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी वगैरह, आप अच्छे से एसएसटी की तैयारी एनसीईआरटी के बुक से कर रहे हैं, तो आप आराम से बता पाओगे। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। केवल जो बेगार है उसी को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। सो हमारा ए वाला सही है, और सही विकल्प का चुनाव करना है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। एक बार इंग्लिश भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बॉन्डेड वाले काम, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, जो कि यहां पर है। ठीक है, राइट है। चलिए, अभी हमारा 91। देखिए, 91 में लिखा है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? क्या है इसकी मुख्य वजह? क्योंकि समुदायों की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से अधिक स्तर बनाए गए हैं। समुदायों की बड़ी संख्या है, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना मतलब संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी, ये कोई रीजन नहीं है। समुदाय की जो बड़ी संख्या है, इसी की वजह से एक से अधिक स्तर बनाए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। और इंग्लिश का भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, मेन रीजन क्या है? Becoming more than one level of government in India is vast number of communities. Okay? तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। चलिए, 92। देखिए, लिखा है कि लड़कियों की यहाँ पर विचार करना है, फिर नीचे आपको बताना है रूढ़िवादिता को इन चारों में से कौन पोषित कर रहा है, मतलब कौन इसमें जो है रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है ना? तो नेगेटिव वाली चीजें सही हो जाएंगी। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, यही तो बढ़ा रहा है। ये कहाँ पे लिखा है कि लड़कियों की तुलना में जो लड़के हैं वही स्काउट लीडर बन सकते हैं? लड़कियां भी तो बन सकती हैं। तो गलत वाला ही होगा, इसमें जाएगा, क्योंकि रूढ़िवादिता को ये बढ़ा रहा है। तो एक तो ये हमारा हो गया। दूसरा लिखा है कि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये तो अच्छी बात है, यहाँ पर तो नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आमतौर पे लोग बोलते हैं कि लड़कों को ही फुटबॉल खेलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात सही लिखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि गलत नहीं है ये। लड़कियां जो है कोमल होती हैं, अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये एकदम गलत है। लड़कियां कोमल और केवल देखभाल का मतलब केयर टेकर नहीं होती हैं, वो बाहर का भी काम कर सकती हैं। ये तो रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, अच्छा मतलब लड़के दबंग होते हैं और लड़कियां कोमल होती हैं, तो ये बात भी गलत लिखी हुई है, तो ये भी हो जाएगा। तो रूढ़िवादिता को बढ़ा कौन रहा है? ए बढ़ा रहा है, सी बढ़ा रहा है और डी, तो हमारा दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, ये वाला ए, सी एंड डी, ये तो अच्छी चीज लिखी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा सही हो जाएगा। 93। देखिए,
लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से जो है ना वो भारत की संसद बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। तो देखते हैं, 4 ऑप्शन है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति। देखिए पार्लियामेंट की बात हो रही है ना, तो पार्लियामेंट की बात हो रही है तो राज्यसभा तो होगा ही, और लोकसभा भी होगा और राष्ट्रपति भी। ये राज्यों की विधानसभा भारत की संसद नहीं बनाते हैं। विधानसभा से तो आपके हर राज्य में उसकी अलग विधानसभा होती है जहां से चुनाव होता है, तो ये नहीं होगा। सी को छोड़ के A, B, D, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। यही हमारे भारत की संसद बनाते हैं। चलिए अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 94। देखिए इसमें क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए, क्या चाहिए? धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है कि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को, एक धर्म को आपको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है, आपको न्यूट्रल रहना है, आपके लिए सभी धर्म एक समान होता है, वही होता है धर्मनिरपेक्ष। लिखा है प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल भी नहीं। कोई एक, अगर मान लीजिए कोई भी धर्म है वो इस टाइम पे ज्यादा मजबूत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करें अपने में लाने के लिए। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, ये भी गलत। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना, ये भी गलत। धर्म निरपेक्ष का राज्य को क्या चाहिए कि वो किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। आपको ये नहीं कि आप किसी एक धर्म को समर्थन दे रहे हो, ये गलत होगा। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। चलिए अब फिर से हमारा 95 कथन वाले क्वेश्चन है। देखिए 95 में क्या लिखा है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है और अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। जी हाँ, हम कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाके हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये तो एकदम सही चीज लिखा है। बाकी देखिए लिखा है कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, गलत है। अगर ऊपरी अदालत कोई भी निर्णय दे देती है तो नीचे की अदालत का जो भी है वो खारिज कर दिया जाता है। तो ये लिखा है कि ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, मतलब वो नहीं मान सकते, तो गलत लिखा, उनको तो मानना होगा ना। तो बी खत्म, केवल और केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। और हाँ, इंग्लिश भी देख लीजिए। इंडिया हैज इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, आप सब जानते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अ पर्सन कैन अप्रोच हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। एकदम बात सही लिखा है। डिसीजन मेड बाय द हायर कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, ये गलत लिखा है। बाइंडिंग होता है, नॉट लगा दिया है, तो केवल एक ही सही है। चलिए, और ये तीसरे नंबर पे लिखा है 96। इसमें लिखा है कि किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। ये मैं करा चुकी हूं एक बार और। घेटोइजेशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये क्या करता है? ये हमको सेग्रीगेट करता है, मतलब उसका बाकी समाज से हमको अलगाव करता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। इट्स सेग्रीगेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो भी सोसाइटी वहां से हमको अलग करता है उसको बोलते हैं घेटोइजेशन। कई बार मैंने बताया है, अलगाव कहीं पर भी होगा ना उसका, किसी का भी बाकी समाज से, तो वो होता है घेटोइजेशन। पहला सही हो जाएगा। अब हमारा है 97, ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम है? मतलब जो फुटपाथ पे, ठेलों पर जो सामान बेचते हैं अपना जीवन व्यापन करने के लिए, उसके अधिकार के रूप में अगर आप देखो तो एक तरफ इसमें से कौन सा कदम होगा? तो चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, ऐसा तो होगा नहीं, ठेले कि आप ठेले नहीं जा सकते हैं सड़क पे। छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ये भी नहीं है कि छोटी दुकानें हैं वहां पर ठेले लगा दो। ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, जी नहीं, ये भी नहीं। देखिए इसको हम केवल अधिकार के रूप में देखने की तरफ हम केवल एक ही कदम है। कौन सा कदम है? तो वो है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय कर लो कि कहाँ पर सामान बेचे जाने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट।
तो ये थी आज की क्लास, बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपने आज सच में 1000 लाइक्स कर दिया तो कल से मैं पूरा कंटेंट आपके साथ डिस्कस करूंगी यही हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में। और यकीन मानिए, आप बस 1 महीना दे लो, आप खुद बोलोगे कि आपके एसएसटी की वजह से आपका नंबर बहुत अच्छा आया है। 55 से लेकर 60 के बीच में ही आप रहोगे, ठीक है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं भी आप सभी के लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूं। कोई कमी लगे आपको तो प्लीज आप खुलकर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सच बोलते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।